जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या पुलिस कांस्टेबल या केबीएस पीआरटी कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों तो आप सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को ऐसे सवाल लेकर आए गए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें। हमारा पहला सवाल है कि लियो बराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? श्रीलंका के, ऑस्ट्रेलिया के, आयरलैंड के या ब्रिटेन के? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण है, हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों लियो बराडकर ये किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो आपको नोट करके रखना है, ये आयरलैंड के चुने गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी, अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी, दोस्तों डीपीएसपी इनको कहाँ से लिया गया है? इनको आयरलैंड से लिया गया है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। श्रीलंका के दोस्तों नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको नोट करके रखना है, दिनेश गुणवर्धने। कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने दोस्तों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों वहाँ के दोस्तों नए प्रेसिडेंट यानी कि दोस्तों नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको कहना है रनीले विक्रम सिंघे। दोस्तों रनीले विक्रम सिंघे ये दोस्तों कहाँ के? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इसके दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, इसको भी आप नोट करें। अब दोस्तों ब्रिटेन के नए दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको सबको पता है, नए प्रधानमंत्री वहां के कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ये दोस्तों वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों किस पार्टी से संबंधित है? कंजर्वेटिव पार्टी। इसको आप नोट कर लें, कंजर्वेटिव पार्टी इससे संबंधित है। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। लियो बराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रनीले विक्रम सिंघे। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऋषि सुनक। और किस पार्टी से संबंधित है? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। अब आप कमेंट कर बताएं कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। हैदराबाद में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या गुजरात में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर जितनी महत्वपूर्ण स्टैच्यू है मैं आपको नोट कराने वाला हूँ। सारी स्टैच्यू आप नोट करके रखिएगा। कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला है। हमारा सवाल कहता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये महाराष्ट्र के बेंगलुरु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहां पर राज्य काट दीजिएगा, अब यहां पर शहर लिख लीजिएगा। यहां पर शहर, ये किस शहर में स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों ये किसकी मूर्ति है? कैंपगोड़ा। कैंपगोड़ा दोस्तों, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर दोस्तों ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये किसकी प्रतिमा है? ये कैंपगोड़ा इनकी प्रतिमा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है। इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का सम्मान दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों बात करते हैं हैदराबाद। यहाँ पर क्या स्थित है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। किस नाम से? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी? 216 फीट इसकी ऊंचाई आप नोट करके रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर, अगर आपसे कहा जाए कि महाराष्ट्र के लातूर में दोस्तों कौन सी स्टैच्यू है? तो आप कहना स्टैच्यू ऑफ नॉलेज।
स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों अगर बात करें गुजरात, यहाँ पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है? ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, हमारे लौह पुरुष, हमारे लौह पुरुष इनकी प्रतिमा है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और इसको किसने बनवाया है? तो आपको याद रखना, राम सुतार। कौन है दोस्तों? राम सुतार। इनको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से मैंने आपको सारे सवाल नोट करा दिए हैं। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। किस पर किसकी प्रतिमा है? कैंपगोड़ा। दोस्तों क्योंकि कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का सम्मान दिया गया है, इसीलिए दोस्तों ये प्रतिमा वहाँ पर अनावरण की गई है। हैदराबाद में कौन सी स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। महाराष्ट्र में दोस्तों क्यों क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। किसकी प्रतिमा है? तो आपको कहना है सरदार भगत सिंह की प्रतिमा, सॉरी दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अब दोस्तों बात करते हैं गुजरात। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, 182 मीटर की। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रोजेक्ट 75 में कौन पनडुब्बी शामिल, मतलब कितनी पनडुब्बियां शामिल हैं, ये सवाल है। प्रोजेक्ट 75 में पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल होगी। जल्दी से बताएं दोस्तों कितनी पनडुब्बियां ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप दोस्तों इग्नोर करेंगे। आप बताएंगे प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियां दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल होंगी? 5 पनडुब्बी, 6 पनडुब्बी, 7 पनडुब्बी की 8 पनडुब्बी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें प्रोजेक्ट 75 में कितनी पनडुब्बियां दोस्तों शामिल होंगी, तो आपको नोट करके रखना है कुल 6 पनडुब्बियां होंगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों में पनडुब्बी हैं कौन कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको नोट करके रखना है। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर। ये दोस्तों क्या है? बागीर। क्या है? बागीर। और एक है बागशीर। बागशीर। ये दोस्तों 6 पनडुब्बियां हैं जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली हैं। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ये बागीर यानी कि 5वीं पनडुब्बी हमारी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। तो आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में दोस्तों भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी शामिल हुई है? ये बागीर शामिल हुई है। छठी कौन सी है? बागशीर। ये दोस्तों कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागशीर ये सब की सब किरम से हैं, इनको आप किरम से याद रखेंगे। और दोस्तों इनका निर्माण कहाँ पर हुआ है? मझगांव डॉक लिमिटेड। इसको आप नोट करके रखेंगे। कहाँ पर हुआ है? मझगांव डॉक लिमिटेड। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि भारतीय नौसेना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि तियानवान फर्स्ट किस देश का मंगल मिशन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तियानवान फर्स्ट कैसा मिशन है? ये एक मंगल मिशन है। किस देश का मिशन है? यूएई का मिशन है, अमेरिका का मिशन है, चीन का मिशन है कि जापान का मिशन है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। तियानवेन फर्स्ट ये किस देश का मिशन है? तो आपको ध्यान में रखना है ये चीन का मिशन है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कहां का कौन सा मिशन है? मंगल मिशन है। आइए दोस्तों ऑप्शंस के लेकर बातें करते हैं। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। दोस्तों इसका दोस्तों कौन सा मंगल मिशन था? तो आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, होप मिशन। होप मिशन दोस्तों जी, होप मिशन किसका मिशन है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है। कौन सा मिशन है? मंगल मिशन है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अमेरिका का दोस्तों कौन सा मिशन था? तो आपको नोट करके रखना है परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर
ये दोस्तों अमेरिका का मंगल मिशन है, इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अभी हाल ही में जापान ने कौन सा पहला दोस्तों अपना मिशन भेजा है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राशिद, दोस्तों कौन सा राशिद, ये राशिद रोवर मिशन, राशिद मिशन इसको भेजा गया है किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं। एकदम करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। भूपेंद्र पटेल को चुना गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया है, पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है कि भगवंत मान को चुना गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर उसके मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री कौन चुने गए, भूपेंद्र पटेल। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कौन चुने गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसको आप ध्यान में रखें। पुष्कर सिंह धामी ये दोस्तों कहाँ के, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने थे, तो आप सबको पता है पुष्कर सिंह धामी। कितनी सीटें हैं, तो आपको पता है 70 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की। अब दोस्तों भगवंत मान ये कहाँ के, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें, 117 सीटें हैं विधानसभा की। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल साबित होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस सवाल को मैं 2 से 3 बार ले चुका हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साजी केवी को चुना गया है, गिलवर्ट को चुना गया है, विनीत कुमार को चुना गया है कि गौरव द्विवेदी को चुना गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों साजी केवी को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं नाबार्ड को लेकर। नाबार्ड इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे 12 जुलाई 1982 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड कौन है, साजी केवी इसके हेड हैं। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये नाबार्ड के द्वारा ही शुरू किया गया था। दोस्तों गिलवर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके दोस्तों महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो आप कहेंगे गिलवर्ट को बनाया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। विनीत कुमार ये दोस्तों कौन है, आपको याद आ रहा होगा, KVIC यानी कि खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, विनीत कुमार। और इसका अधिनियम कब का है, 1956 का अधिनियम है KVIC का। इसको भी आप ध्यान में रखें। और इसके द्वारा दोस्तों क्या लॉन्च किया गया था, नॉलेज पोर्टल। सारे सवाल दोस्तों आप रिवाइज करते चलिएगा। नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। गौरव द्विवेदी मैंने आपको नोट कराया था, ये दोस्तों कौन बने, प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। किसके, प्रसार भारती। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन उस सवाल से आपको 10 से 15 सवाल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जो सवाल मैंने पहले आपको पढ़ा दिए, मैंने आपको बता दिए हैं, उनका फास्ट रिवीजन होता चले। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है। दोस्तों इस सवाल को लेने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको 4 से 5 थीमें जो अति महत्वपूर्ण है 2022 की, आपको याद करा दी जाएं। दोस्तों मानवाधिकार दिवस दोस्तों 2022 की थीम क्या रखी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है ये गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मानवाधिकार दिवस की थीम रखी गई है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ये 2022 की थीम है। और मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है, 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, ये दोस्तों जल दिवस की थीम है। किसकी, जल दिवस। जल दिवस की थीम दोस्तों क्या है, अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना। और जल दिवस कब मनाया था, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, ये दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस। इस बार की थीम क्या है, 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन परत यानी कि O3 संरक्षण
संरक्षण दिवस। इस बार की थीम दोस्तों क्या है? ये दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। आपको कई बार मैंने बताया है। मानवता के लिए योग, ये दोस्तों योग दिवस की थीम है, योग दिवस। अब योग दिवस कब मनाया जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, 21 जून को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन सारे सवालों को आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। कहने को दोस्तों एक सवाल है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 8 से 9 सवाल लिखे हैं। सारे सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ई अधिगम योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, त्रिपुरा, हरियाणा, केरल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ई अधिगम योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका संबंध है हरियाणा से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कर्नाटक, यहाँ पर क्या है? रथ यात्रा, काशी रथ यात्रा। अगर आपसे कहा जाए काशी रथ यात्रा, ये दोस्तों कहाँ की योजना है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये योजना है कर्नाटक की। त्रिपुरा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अर्न विद लर्न। अगर आपसे कहा जाए अर्न विद लर्न, ये दोस्तों कहाँ की योजना है? ये त्रिपुरा की। एक दोस्तों त्रिपुरा की योजना है चा श्रमिक कल्याण योजना, चा श्रमिक कल्याण योजना। ये दोस्तों योजना कहाँ की है? तो आपको कहना है त्रिपुरा की योजना है। केरल की योजना कौन सी है? मेडिसैफ, मेडिसैफ ये योजना है केरल की। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। ई अधिगम योजना, इसका संबंध किससे है? हरियाणा से। त्रिपुरा की योजना कौन सी है? अर्न विद लर्न या चा श्रमिक कल्याण योजना, ये दोनों योजना त्रिपुरा की योजना है। कर्नाटक, इसकी योजना कौन सी है? काशी रथ यात्रा, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की नहीं है, इसको ध्यान में रखें। ये दोस्तों कर्नाटक की योजना है। केरल की योजना कौन सी है? मेडिसैफ। इन सारे सवालों को आप नोट कर लें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि रेत का मकबरा निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। आलोक चक्रवाल की पुस्तक है, हरीश मेहता की पुस्तक है, गीतांजलि श्री की पुस्तक है, या कि विनोद राय की पुस्तक है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों नाम, 4 पुस्तकें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों रेत का मकबरा यानी कि टॉम ऑफ सैंड, अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसकी रचना किसने की है? तो आपको कहना है गीतांजलि श्री। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए गीतांजलि श्री, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अगर आपसे कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोस्तों किसको मिला है? तो आप कहेंगे गीतांजलि श्री को मिला था। दोस्तों किस लिए मिला था? रेत समाधि यानी कि रेत का मकबरा के लिए मिला था। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे कि रेत समाधि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। हरीश मेहता, इनकी दोस्तों पुस्तक है द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट। इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। दोस्तों विनोद राय, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, क्या है दोस्तों? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये विनोद राय की पुस्तक है। दोस्तों आलोक चक्रवाल, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आप कहना आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को यहां से नोट कर लिया होगा।
रेत का मकबरा किसकी है? गीतांजलि श्री। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है रेत समाधि के लिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आलोक चक्रवाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। हरीश मेहता की कौन सी है? द मैरविक इफेक्ट। और दोस्तों विनोद राय की कौन सी है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ये सारे सवाल इसको नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इस बार आपकी परीक्षा के लिए G20, आसियान, सार्क ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों G20 संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1985 में, 1999 में, 1995 में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। दोस्तों G20 संगठन इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है, 1999 में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों G20 2022 इसकी बैठक दोस्तों कहां पर हुई है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दोस्तों इसकी बैठक हुई है। अब दोस्तों इंडोनेशिया में हुई है, कहां पर? एक स्थान है बाली। इंडोनेशिया में एक स्थान है बाली, यहां पर हुई है G20 की स्थापना। दोस्तों G20 मैंने आपको बताया था, G20 इसमें दोस्तों एक तो 19 देश शामिल हैं। कौन? 19 देश शामिल है और एक कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, उसका नाम आपको कमेंट में छाप कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1967 इसको क्या हुआ था? तो आप सबको पता है आसियान की स्थापना हुई थी। अगर आपसे कहा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 में। आसियान में कितने देश शामिल हैं? कुल 10 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। 1985 इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? सार्क। अगर आपसे कहा जाए सार्क की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1985 में। इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में। दोस्तों 1995 में किसकी स्थापना हुई है? तो आपको याद रखना है WTO, 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है कि G20 में 19 देश हैं और एक दोस्तों कौन है? यूरोपियन यूनियन ये मुख्यालय, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कमेंट में छाप कर बताएं कि यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताना है आपको। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों तिथियां अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व एड्स दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इससे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम तो आपको नोट करके रखना है, इक्वलाइज यानी कि समानता। दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इक्वलाइज यानी कि समानता। इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 5 दिसंबर मृदा दिवस, क्या मनाते हैं? मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। 25 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीरवाल दिवस है, और इस बार ये पहली बार मनाया जाएगा, इसलिए और महत्वपूर्ण होगा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हवाई द्वीप कौन से महासागर में अवस्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक अटलांटिक महासागर में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों। हवाई द्वीप कौन से महासागर में अवस्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये अपने प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि अरब सागर, इसकी रानी को क्या कहा जाए? अरब सागर की रानी क्या कहलाती हैं? इनका जवाब कमेंट करके बताना है आपको। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए एस आकृति, दोस्तों एस आकृति वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न कहा जाए अग्निवलय,
दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। दोस्तों भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये सब किसके कारण आते हैं? ये सब दोस्तों प्रशांत महासागर में अग्निवलय इसके कारण आते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अरब सागर की रानी को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कोच्चि। क्या दोस्तों? कोच्चि। कोच्चि, इसको आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को नोट किया होगा, सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल। हिमालय, एंडीज, अरावली, नीलगिरी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको नोट करके रखना है। आपका सही जवाब हो जाएगा अरावली। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। इसको आप नोट करके रखें। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जाता कि विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला ये दोस्तों कौन सी है, तो आप कहेंगे ये हिमालय और एंडीज। इसको आप नोट करके रखें। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है और ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों नीलगिरी की दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? दोदा बेटा। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के लिए न्यूनतम समर्थन सदस्य कितने होने चाहिए? अति महत्वपूर्ण सवाल है। 270 सदस्य होने चाहिए, 271 सदस्य होने चाहिए, 272 सदस्य होने चाहिए, या 273 सदस्य होने चाहिए? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के लिए न्यूनतम समर्थन सदस्य कितने होने चाहिए? तो आपको नोट करके रखना है 272 सदस्य होने चाहिए। आइए दोस्तों यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु है? 25 वर्ष होनी चाहिए। बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको बनना है राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो दोस्तों आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको ध्यान में रखना है 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इस बात को आप नोट करके रखें। अब दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है या प्रधानी का चुनाव लड़ना, जो भी आपको करना है, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। इन सारे आंकड़ों को आप याद रखें। ये आंकड़े बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 39D। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। अनुच्छेद 39A ये दोस्तों विधिक सहायता, दोस्तों विधिक सहायता, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन था? अनुच्छेद 39A। इसको आप नोट करके रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। तब तक दोस्तों मैं आपको और ऑप्शन बताता हूँ। अनुच्छेद 32 ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर है? अनुच्छेद 32 के अंदर है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों जो हाई कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी, ये सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसको आप रट डालें, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल होगा। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 37। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार,
समता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 14 में है, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। और ये सवाल दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट कराया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष से संबंधित है। बार बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल। 1989, 1992, 1973, 1972। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शन है, 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका संबंध किस वर्ष से है, तो आपको नोट कर लेना है। इसका संबंध है 1989 से। दोस्तों कमेंट में छाप कर बताएं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे दोस्तों कौन संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तब तक दोस्तों मैं आपको ऑप्शंस की तरफ लेके चल रहा हूँ। 1992 इसको दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको कहना पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन, इसको आप नोट कर लें। रियो सम्मेलन कब का, 1992 का है। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया था, 22 अप्रैल ये पृथ्वी दिवस मनाया था। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों 1973 इसको क्या हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 29 जुलाई 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, ये दोस्तों कब का है, 1973 का है। 1972 UNEP यानी कि इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है, 1972 5 जून 1972। और दोस्तों इसका मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, नैरोबी केन्या, ये यहाँ पर UNEP। इतना आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों हर एक महत्वपूर्ण पहलू को यहाँ पर टच किया गया है। आप सारे सवाल अच्छे से नोट करते चलें। 136वां स्थान है, 135वां स्थान है, 101वें स्थान पर है या 85वें स्थान पर है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आपको नोट करके रखना है 135वें स्थान पर है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं और चीज़ों को लेकर। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए शांति के मामले में, शांति सूचकांक इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है। 136वां स्थान किसके अंदर है, खुशहाली सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, 136वां स्थान है। 101वां स्थान दोस्तों यहाँ पर 101 की यहाँ पर आप 107 कीजिएगा। 107वां स्थान किसमें, भुखमरी। अगर आपसे कहा जाए कि भारत भुखमरी के मामले में कौन से स्थान पर, 107वें स्थान पर है। 85वें स्थान पर दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। इन सारे सवालों को आप नोट करके चलें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें भारत का कौन सा स्थान है, और दोस्तों इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इसका जवाब कमेंट कर बताएंगे आप। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हरिपुरा अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात आती है कि हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था, 1938 में। 1938 में दोस्तों हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन इसी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों एक सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। इसको आप नोट कर लें। ये सवाल भी दोस्तों आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज के हमारा अगला सवाल कहता है कि हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। डाउन्स कहते हैं, पुस्ताज कहते हैं, वेट्स कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंगरी, इसमें दोस्तों घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं दोस्तों पुस्ताज। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं, पुस्ताज। और हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट ये दोस्तों हंगरी की राजधानी है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों डाउन्स, डाउन्स कहाँ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहते हैं, डाउन्स। दोस्तों वेल्स, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर दोस्तों घास के मैदान क्या कहते हैं, वेल्स। दोस्तों प्रेरी, ये कहते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दोस्तों कौन से घास के मैदान है, यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि 10वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया। 1वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो आपको नोट करके रखना है, ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि 9वीं अनुसूची को, अगर आपसे कहा जाए कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। अब दोस्तों ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, इसको आप नोट कर लें। और 10वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता कि 73वां संविधान संशोधन कब का है, 1992 का अधिनियम है, 1993 में लागू हुआ। अब दोस्तों किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा है 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह भी सवाल आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी की सारी मेहनत आप लोगों के माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ही की जाती है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।